लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलने का दावा किया गया। सूत्रों ने दावा किया कि जांच में पता चला कि डॉक्टर रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े थे और फरार रहने के दौरान वो संगठन के कई लोगों से लगातार संपर्क में भी थे। रमीज मलिक पर आरोप है कि शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाली एक रेजिडेंट डॉक्टर का कई महीनों तक यौन शोषण किया। उस महिला डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। बाद में पीड़ित ने 23 दिसंबर को उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था और फिर कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने उन्हें लखनऊ के ही एक इलाके से 9 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। डॉक्टर रमीज मलिक से पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई, दावा किया गया, जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस से बचने के लिए उन्होंने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर रमीज के मोबाइल फोन की चैट और कॉल रिकॉर्ड से इसके ठोस सबूत भी मिले। सूत्रों ने बताया कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज कई शहरों में छिपे रहे थे। दावा किया गया कि लखनऊ से भागने के बाद वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के शाहीन बाग में रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वो कई डॉक्टरों के संपर्क में थे और कानूनी सलाह लेने की कोशिश में जुटे थे ताकि वो किसी तरह कानूनी शिकंजे से बच सके। मतलब डॉक्टर रमीज ने न सिर्फ पीएफआई के लोगों से संपर्क किया था, बल्कि उन्होंने कुछ डॉक्टरों से भी मदद मांगने की कोशिश की थी। लेकिन दावा किया गया कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। और सूत्रों ने दावा किया कि जांच के दौरान पता चला कि डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के भी पीएफआई से पुराने संबंध रह चुके हैं। और तो और दावा यह भी किया गया कि पीएफआई के कई लोग उनके दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई 2 बार सलीमुद्दीन को सम्मानित तक कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले कि पीएफआई के कई लोग केजीएमयू कैंपस में आकर डॉक्टर रमीज से मिलते थे। सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने पीएफआई के लोगों से केजीएमयू कैंपस में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार मुलाकात की थी और इसी वजह से जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गईं कि डॉक्टर रमीज किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। सूत्रों के मुताबिक केस की जांच में जुटे अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब पता चला कि डॉक्टर रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में भी थे। वही डॉक्टर शाहीन जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी। जांच एजेंसियां उसे दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर चुकी। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान खुद डॉक्टर रमीज ने डॉक्टर शाहीन के संपर्क में होने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन से कई बार उनकी मुलाकात भी हुई थी। जांच में पता चला कि डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों के बीच संपर्क हुआ था और बाद में दोनों के बीच बातें होने लगी थी और डॉक्टर रमीज के तार डॉक्टर शाहीन से जुड़ने की वजह से जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। लखनऊ पुलिस के बाद यूपी एटीएस की टीम भी इसकी जांच में जुड़ गई ताकि डॉक्टर रमीज और डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान पुलिस के हाथ डॉक्टर रमीज का पुराना मोबाइल फोन भी लगा। सूत्रों ने दावा किया कि जांच में यह बात सामने आई कि उस पुराने फोन से जानबूझकर डेटा डिलीट किया गया था। इसीलिए आशंका जताई गई कि फरार रहने के दौरान डॉक्टर रमीज ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए पुलिस ने मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। दावा किया गया कि डेटा रिकवर होने के बाद कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान डॉक्टर रमीज के विदेश जाने की भी बात सामने आई। इसीलिए लखनऊ पुलिस उनकी विदेश यात्राओं की जानकारी खंगालने में जुट गई, क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज ने कई बार विदेश यात्रा की थी और इसी वजह से पुलिस उनकी विदेश यात्राओं के बारे में पता लगाने में जुट गई, जिससे यह पता चल सके कि उन यात्राओं का मकसद क्या था और वो किन देशों में गए थे। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने विशाखा कमेटी की सिफारिश पर डॉक्टर रमीज को बर्खास्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी। बर्खास्तगी के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है, उसका पालन किया जा रहा है और अगले 4-5 दिन के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और निर्णय हो चुका है। इस मामले को लेकर केजीएमयू की वाइस चांसलर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। और इस सब के बीच केजीएमयू में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों के हंगामा करने के मामले में एफआईआर न होने पर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखने का ऐलान कर दिया। डॉक्टरों ने घोषणा की कि अगर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की गई
तो केजीएमयू के अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी जाएगी। और यह ऐलान इसलिए किया गया क्योंकि 9 जनवरी को अपर्णा यादव के केजीएमयू पहुंचने पर वहां जमकर हंगामा हुआ था। केजीएमयू की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद के चेंबर के बाहर नारेबाजी तक हुई थी। खुद अपर्णा यादव वहां कुछ देर तक खड़ी नहीं थी। आरोप लगाया गया कि अपर्णा यादव के समर्थकों ने वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर न सिर्फ बवाल किया था बल्कि वहां तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और दावा किया गया कि अपर्णा यादव के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने की वजह से केजीएमयू के प्रोफेसर, कर्मचारी और वहां पढ़ने वाले छात्र भी भड़क गए। इसे लेकर कैंपस के अंदर शिक्षक संघ, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी संघ की संयुक्त समिति की बैठक हुई और उस बैठक में चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। उसी बैठक में यह घोषणा की गई कि अगर 24 घंटे के अंदर अपर्णा यादव के समर्थकों पर केस दर्ज नहीं किया गया तो केजीएमयू के अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी जाएगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब 9 जनवरी को कैंपस के अंदर हुए हंगामे की वजह से वहां तनाव फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंपस के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में उनके पड़ोसी को पकड़ लिया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्लैट में लगी आग में झुलसकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डीके की मौत के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के पड़ोस में रहने वाले 18 साल के एक लड़के ने जबरन घर में घुसकर उसके रेप की कोशिश की थी और चीखने चिल्लाने पर उसने लड़की की हत्या कर दी थी और फ्लैट में आग लगाकर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक व्यक्ति पर अपने दोस्त की हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त ऑनलाइन लूडो खेलते थे। इस दौरान उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप लगा कि इसी झगड़े की वजह से आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से मवेशियों से भरी गाड़ी और हथियार मिलने का दावा किया। इसी दौरान आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के कंधे में गोली लगी। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की शादी का रिसेप्शन रुकवा दिया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उस लड़के के परिवार ने नीमल नाम की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाई और शादी के बाद दावत वलीमा यानी रिसेप्शन की तैयारी में जुटा था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू लड़की से न सिर्फ निकाह किया गया बल्कि पूरे शहर में रिसेप्शन का कार्ड बंटवाकर हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस को दावत वलीमा का एक कार्ड भी सौंपा जिसमें लड़की का नाम नीलम अंसारी, लड़की के पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखा नजर आया। मोहम्मद अदनान अंसारी नाम के लड़के के पिता डॉक्टर नसीम अंसारी पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाया और यह दावा तक किया कि अदनान के पिता नसीम अंसारी ने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और अपने बेटे से निकाह करवा दिया। और इस बात की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए। वो इकट्ठा होकर उस पते पर पहुंच गए जहां निकाह के बाद दावत वलीमा होने वाली थी। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने दावा किया कि मैरिज लॉन की तरफ से यह बताया गया कि लड़की के बर्थडे के लिए हॉल की बुकिंग की गई थी। नाराज लोगों ने मैरिज लॉन के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मैरिज लॉन पर बुला लिया। पुलिस के पहुंचने तक वो वहां नारेबाजी करते रहे। सनातन एकता जिंदाबाद, 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 सनातन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस ने कोतवाली चौक इलाके के अब्दुल्लागंज पहुंचकर हालात को संभालने की कोशिश की और नाराज हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अदनान अंसारी ने करीब 1 साल पहले ही नीलम कश्यप के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि उस वक्त निकाह का पता किसी को नहीं चला था। अदनान के घर वालों ने शाहजहांपुर में रिसेप्शन देने का फैसला किया। कार्ड भी छपवा दिए। कार्ड में लड़की का नाम नीलम अंसारी लिखवाया गया और पिता का नाम सोहनलाल कश्यप लिखवाया गया। लेकिन इसकी खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने निकाह करवाने वाले मौलवी और मैरिज लॉन के मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
जो लोग हैं उसमें, चाहे वो महिलान वाला हो और चाहे वो निकाह कराया जिसने हो, अगर वो नाबालिग लड़की होती है तो उसके खिलाफ भी FIR होगी। पुलिस ने दावत वलीमा कार्यक्रम को रुकवा दिया। हालांकि इस मामले में न तो लड़की पक्ष की तरफ से और न ही अदनान अंसारी के घर वालों की तरफ से कोई सफाई दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की को अगवा करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस लड़की के परिवार के मुताबिक पारस सोम नाम के आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लड़की से छेड़खानी की थी। उस लड़की की मां ने इसका विरोध किया था। इसके बाद पारस सोम ने उनकी हत्या कर दी थी। में हुई पेशी के बाद पारस सोम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पारस की पेशी की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह के यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आरोपी को लाया जा रहा है। पारस के वकील के मुताबिक जज के सामने उसने खुद को निर्दोष बताया। पारस से बातचीत हुई है, पारस ने केवल यही कहा है जज साहब के सामने कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगवा हुई लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया गया और इसके बाद उस लड़की को महिलाओं को सहारा देने वाली संस्था नारी निकेतन भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की ने पुलिस को बयान दिया कि पारस ही इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जबकि पारस ने कोर्ट में जज के सामने कुछ और ही कहानी सुनाई। उसके वकील के मुताबिक पारस और उस लड़की का 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पारस ने कोर्ट में बताया कि उसने लड़की को अगवा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस ने दावा किया कि वो दोनों उत्तराखंड के रुड़की में एक होटल में रह रहे थे। वो वहां से हरिद्वार जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर ही उन दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें रुड़की से मेरठ लाया गया और वहां पेशी के दौरान आरोपी पारस को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत से ही उस लड़की के परिवार वाले ये दावा कर रहे थे कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि उस लड़की का जन्म साल 2005 में हुआ था और वो 21 साल की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पारस ने ही उस लड़की की मां की हत्या की थी, लेकिन जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। यह पूरा मामला 8 जनवरी का रहा। उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि पारस और उसके कुछ दोस्तों ने उनकी बेटी से छेड़खानी की थी। इसके बाद जब उस लड़की की मां ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीच सड़क पर धरना दिया था। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने पर वो लोग हट गए थे, लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि उस लड़की का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो खुद उस लड़के के साथ गई थी। उन पड़ोसियों ने तो ये आरोप तक लगा दिया कि उस लड़की ने ही अपनी मां की हत्या कर दी थी, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने पारस सोम पर हत्या का आरोप लगाया। उनके मुताबिक पारस ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से उस लड़की की मां की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस की कई टीमें आरोपी को ढूंढने में जुट गई। पुलिस ने दावा किया कि उसने महज 48 घंटों में उस आरोपी को ढूंढ निकाला और अगवा हुई लड़की को भी सुरक्षित बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की का बयान दर्ज किया और उसे नारी निकेतन भेज दिया। इधर यूपी के बदायूं में पीने के पानी के संकट को लेकर 4 पार्षद नगर पालिका की टंकी पर चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेयजल संकट के विरोध में 4 पार्षद नगर पालिका की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने दावा किया कि उनके क्षेत्रों में 10 दिन से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। उनके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई होने से शहर के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयुष नाम के एक युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां सनसनी मच गई। आयुष ने करीब 1.5 साल पहले गांव में रहने वाली लड़की से परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। आरोप लगा कि शादी से नाराज होकर लड़की के परिवार वालों ने आयुष की हत्या कर दी। अपने परिजन पे ही आरोप लगाया गया है कि उनके 13 नामजद किया है, जो उनके पक्ष के ही लोग हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मारपीट के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर आरोप लगा कि उन्होंने नशे की हालत में अपने साथियों के साथ मिलकर कई दुकानों पर पथराव किया और सड़क से गुजरने वालों से गाली गलौज कर उनसे मारपीट की। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बाद बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से खौफ में आए लोगों ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को खुद ही खाली करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने सिरसी कस्बे में शर्की करबला रोड पर बने 8 मकानों को सरकारी जमीन से अपना कब्जा हटाने का नोटिस भेजा था। उस नोटिस में वहां बने मकानों को तुरंत हटा लेने का आदेश दिया गया था। प्रशासन का नोटिस मिलते ही लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने हथौड़ा उठा लिया, कोई लोहे की नुकीली रॉड से दीवारें गिराता दिखा,
प्रशासन के मुताबिक वहां बनाए गए 8 मकान 1700 वर्ग मीटर की उस जमीन पर बने थे जो ग्राम समाज की थी। उसे खाद के गड्ढे के लिए छोड़ा गया था, लेकिन प्रशासन के मुताबिक उस जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि मकान भी बनवा लिए गए। प्रशासन की तरफ से साल 2023 में कोर्ट में इसकी शिकायत की गई थी। करीब 3 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अवैध मकानों को गिराने का आदेश जारी किया। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। गोरखपुर रोड पर एक ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये मजार सरकारी दस्तावेजों में दर्ज बंजर भूमि पर कब्जा करके बनवाई गई थी। इसीलिए कोर्ट का आदेश मिलते ही प्रशासन का बुलडोजर गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से लगी हुई अब्दुल शाह गनी की मजार को गिराने पहुंच गया। एसडीएम, तहसीलदार, कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत जिला प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद रहे। दूसरे दिन 3 बुलडोजर के जरिए लगातार मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि 1, 2, 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये मजार गोरखपुर रोड पर बनवाए गए ओवरब्रिज से कितनी नजदीक थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकारी बुलडोजर मजार के गुंबद को तोड़ने के लिए ओवरब्रिज पर ही खड़ा नजर आया। मतलब ओवरब्रिज से मजार की दूरी बेहद कम थी। करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजरों ने मजार के मेन गेट, बाउंड्री वॉल, खंभों और उससे लगी 3 दुकानों को जमींदोज कर दिया और इसके बाद मजार के बड़े से हॉल और बेसमेंट की छत को तोड़ दिया गया। देवरिया नगर पालिका के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद मजार की देखरेख करने वाली कमेटी को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। सरकारी भूमि पर बनी मजार को तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम 6 थानों के करीब 300 पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंची। साल 2019 में उस वक्त के डीएम से मजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए जाने की शिकायत की गई थी। डीएम ने तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जांच करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जबकि मजार की देखरेख करने वाली कमेटी ने दस्तावेजों के साथ जमीन के पूरी तरह वैध होने का दावा किया था। लेकिन मजार के खिलाफ शिकायत करने वाले पक्ष ने भी कई तरह के दस्तावेज दिखाए और नतीजा यह हुआ कि मामला एसडीएम कोर्ट पहुंच गया। अब्दुल शाह गनी की मजार की जमीन की वैधता को लेकर लंबी सुनवाई हुई और प्रशासन के मुताबिक सभी पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जमीन को बंजर जमीन घोषित किया, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष से पुराना नक्शा मांगा। इसके साथ ही यह मजार कब बनी थी यह पूछा। इसका पुख्ता प्रमाण भी मांगा गया, लेकिन प्रशासन के मुताबिक बचाव पक्ष कोर्ट में न तो नक्शा दिखा पाया, न ही यह साबित कर सका कि मजार बनी कब थी। इसके बाद नोटिस जारी करके एसडीएम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश दे दिया। हालांकि बचाव पक्ष ने प्रशासन की कार्रवाई और एसडीएम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर अपनी बात रखी। ये एसडीएम क्या मुकदमा चला, 2 महीने के अंदर फैसला आ गया, क्या तो आपकी जमीन फर्जी थी और हम उसको बंजर घोषित करते हैं, तो हमारी जमीन को काट के बंजर घोषित करा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के तगड़े इंतजाम नजर आए। प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए वहां से मलबा हटवाने का काम भी शुरू करा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में लोगों के सामने एक लड़के और लड़की की गला काटकर हत्या करने से सनसनी मच गई। बताया गया उस लड़की के परिवार वालों ने उसे लड़के के साथ मकान की छत पर पकड़ लिया था। आरोप लगा कि गुस्साए परिजनों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और आरोप लगा कि वो उन्हें छत पर ही तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। इस दौरान उनसे छत पर वो लड़का लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस वाले आनन फानन में घायल लड़के को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन खबर मिली कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दावा किया कि उसके पहुंचने से पहले ही लड़की की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने हत्या के एंगल से छानबीन शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि उस लड़के और लड़की की हत्या लड़की के पिता ने ही की थी। हालांकि पुलिस ने घटना वाली जगह की जांच के बाद पड़ोसियों से भी पूछताछ की। छत पे मारा तो क्या दोनों लोगों को छत पे ले गए थे? छत पे ही पकड़ लिया था, लड़का आया तो उनकी छत पे ही। डरा देने वाला यह मामला एटा के गढ़िया सुहागपुर गांव में हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़की के ही किसी परिजन ने उसे हत्या की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो आनन फानन में वहां पहुंची, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लड़की के घर वाले जो है लड़की के पिता लड़की के बाद हिरासत में है और पूरी पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने का दावा करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और इस दौरान पता चला कि जिस लड़के लड़की की हत्या की गई वो दोनों शादीशुदा थे। दावा किया गया कि उन्होंने घर से भागकर प्रयागराज के किसी मंदिर में शादी कर ली थी और जानकारी मिली कि शादी के बाद वो लड़की अपने घर लौट आई थी। उसकी उम्र 19 साल बताई गई। इस बीच वो लड़का उससे मिलने उसकी छत पर पहुंचा था। आरोप लगा कि तभी उनकी हत्या कर दी गई। लड़का लड़की दोनों को छत पे पकड़ लिया था। तो कितने लोग थे मारने वालों में? कोई नहीं था, उनके पिताजी ने मारा था। बताया गया कि हत्या से करीब 1 महीने पहले दोनों ने प्रयागराज के एक मंदिर में आपस में शादी कर ली थी। आशंका जताई गई कि इसी बात से नाराज परिवार वालों ने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई ताकि हत्या की वजह पता चल सके। उधर भगदड़ मामले में सीबीआई ने तमिल फिल्मों के एक्टर विजय से पूछताछ की। तमिल फिल्मों के एक्टर और नेता विजय को दिल्ली में मौजूद सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनके साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 2025 के सितंबर महीने में तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ की गई। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक क्रूज की तस्वीर साझा की। तस्वीर साझा करने के साथ उन्होंने दावा किया कि जल्द ही ये क्रूज यमुना नदी में चलेगा। खबर है कि दिल्ली के वजीराबाद और सोनिया विहार के घाटों के बीच क्रूज चलता नजर आएगा। बिहार के सुपौल में पुलिस ने एक सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 450 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। 451 किलोग्राम गांजा पुलिस के द्वारा आज बरामद किया गया है। इस पे 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में कई गैस सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सोलन के अर्की बाजार में एक मकान में भीषण आग लग गई थी। निचली मंजिल पर लगी आग इतनी भड़क गई कि पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई और भीषण आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरी इमारतों तक फैल गईं। इस दौरान जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। उन मकानों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने शुरू हो गए। बताया गया कि सबसे पहले जिस मकान में आग लगी वो लकड़ी से बना था, इसीलिए आग तेजी से फैलनी शुरू हो गई। देर रात आग लगने की वजह से उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तेज लपटों ने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जोरदार धमाके के साथ कई मकान धराशायी हो गए। बताया गया कि आग की चपेट में आने से अर्की बाजार के करीब 15 मकान और दुकानें जलकर राख हो गईं और इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंची। दमकल की कई गाड़ियां तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने में जुट गईं। उन लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया, लेकिन तब तक कई मकानों में भीषण आग लग चुकी थी। साथ ही जोरदार धमाके की वजह से पूरी इमारत ढह गई। इस बीच खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। जो 3 स्टोरीड एक बिल्डिंग थी, कच्ची थी और ये मिट्टी की और लकड़ी की मकान था, तो इसके कारण चलते ज़्यादा आग लगी है। सोलन के अर्की बाजार में हुई इस घटना से लोग दहशत में आ गए। इस दौरान उन मकानों में रहने वाले करीब 9 लोगों के लापता होने की खबर मिली और जानकारी मिली कि आग की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। इनमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल था। इसके अलावा कुछ लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन घटना वाली जगह पर कई घंटों बाद भी मलबे से धुआं निकलता दिखाई दिया। दमकल विभाग की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी रही। इस दौरान मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि आग की चपेट में आने से एक बच्चे की भी जान चली गई। वो उसी में जैसे बैठा था वैसे ही मरा हुआ अभी निकला। थोड़ा देर पहले मैं हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डेथ कोशिश करते। इस बीच खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से लापता लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई। कोई इनका नंबर वगैरह स्विचवा रहे जी, आस पड़ोस में जहाँ हमारी फैमिली रिश्तेदार वगैरह वहाँ पता कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं जी, कहीं नहीं है। अब देखते जी, शायद क्या पता इसके नीचे कुछ अब मिल जाए जी। बताया गया कि जिन मकानों में आग लगी उनमें नेपाल और बिहार के रहने वाले ज्यादातर मजदूर थे और मलबा हटाए जाने के दौरान उनके परिजन घंटों तक उनके मिलने का इंतजार करते रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद करने का भरोसा दिया गया और आग की चपेट में आने से कई दुकानें भी तबाह हो गई। उन दुकानों की दीवार पर मोटी कालिख की परत बिछी दिखाई दी। वहां रखे सामान का नामो निशान मिट गया। भीषण आग की वजह से हुई बर्बादी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मेरी दुकान पूरी डैमेज हो चुकी, जल गया सामान सारा, मतलब काफ़ी नुकसान हो चुका हुआ।
ये साथ वाली दुकान है नारायण भवन, वो पूरी दुकान जल चुकी है। इस बीच कई घंटों की मेहनत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। आशंका जताई गई कि किसी मकान के कमरे में अंगीठी जलाए जाने की वजह से आग फैली। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार को मदद का भी भरोसा दिया। उधर बिहार के पूर्णिया में एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे 6 लोगों ने पहले अगवा किया और फिर शराब के नशे में उनका गैंगरेप किया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी मच गई। तुरंत पुलिस की कई टीमें एक्शन में आ गई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर मोहम्मद जुनैद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के गैराज से पुलिस ने महिला को भी बरामद कर लिया। वो महिला बुरी तरह रोती रही और पुलिस को अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी दी। महिला ने बताया कि जुनैद और उसके साथियों ने न सिर्फ उनका रेप किया बल्कि उनकी बुरी तरह पिटाई भी की। इस दौरान पुलिस के जवान आरोपी जुनैद को पकड़े रहे, लेकिन गिरफ्त में आने के बाद भी वो अधिकारियों से उलझने की कोशिश करता रहा। इज्जत से पेश आएगा, इज्जत से पेश आएंगे, इज्जत करेगा, इज्जत करेंगे, इज्जत से पेश। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को नकार दिया, जबकि पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि जुनैद और उसके साथियों ने 10 जनवरी की रात करीब 9 बजे उनका अपहरण किया था। महिला के मुताबिक अगवा करने के बाद आरोपी उन्हें डगरुवा थाना इलाके में मौजूद एक गैराज में ले गए और आरोप लगाया कि उस गैराज में उन लोगों ने उनके साथ दरिंदगी की। पीड़ित महिला ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक उन्हें गाड़ी से 2 लोगों ने अगवा किया और फिर 25 किलोमीटर दूर एक गैराज में ले गए। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने पहले उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उनसे डांस करवाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शराब पिलाने के बाद 6 लोगों ने उनका रेप किया। घटना के बाद 5 आरोपी उन्हें कमरे में बंद करके वहां से भाग गए, जबकि मोहम्मद जुनैद नशे में होने की वजह से वहीं सो गया। दावा किया गया कि महिला ने आरोपी जुनैद के मोबाइल फोन से पुलिस को घटना की जानकारी दी और गैंगरेप की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस की एक टीम महिला की बताई गई जगह पर पहुंच गई। गैराज का दरवाजा बाहर से बंद मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस किसी तरह अंदर पहुंची और महिला को बरामद कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद जुनैद को भी धर दबोचा, जो गैराज के अंदर सो रहा था और आरोप लगा कि वो शराब के नशे में था। ये गलत क्या मेरे साथ नहीं, ये बहुत मारा तुमको, बेटी है हमको, ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। इस दौरान वो बुरी तरह रोती रही। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया। इसके बाद पुलिस आरोपी और पीड़ित महिला को लेकर थाने ले गई। उनको जो भी समस्या है थाना चल के आप थाना में जाएंगे थाना। बोले ना कि इज्जत करोगे, हाँ चलो थाना चलो, जो भी होगा। घटना का पता चलने के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर यूपी के अयोध्या में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पंकज चौधरी के काफिले पर बुलडोजर के जरिए फूल बरसाए गए। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने पंकज चौधरी का कोटसराय में स्वागत किया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक तस्वीर जारी करते हुए राहुल को LOP यानी लीडर ऑफ पर्यटन बता दिया। इसरो का PSLV C-62 रॉकेट रास्ते से भटक गया और उसकी वजह से 2026 का पहला अंतरिक्ष मिशन फेल हो गया। ये रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था, लेकिन लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई। उधर दिल्ली में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टोर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि परफ्यूम लगाने पर स्टोर के मालिक ने उसे मुर्गा बनाकर पीटा। मामला पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का रहा। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय को परफ्यूम का इस्तेमाल करते हुए स्टोर के मालिक ने देख लिया और इसी बात पर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने स्टोर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों के सामने 18 साल के उस डिलीवरी बॉय को पहले मुर्गा बनाया। काफी देर तक मुर्गा बनाए रखने के बाद उन्होंने उस लड़के पर थप्पड़ बरसा दी। इस घटना के बाद वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारी नाराज हो गए। उसने चोरी नहीं की थी, परफ्यूम उसको नहीं पता था कि नहीं मारते यहाँ का, ये चीज़ नहीं उठा के कुछ करते हैं इस स्टोर का, या किसी भी स्टोर का हो या किसी भी जगह का हो, नहीं उठाना चाहिए, पर उसने मार लिया, उसकी गलती थी।
उसको मुर्गा बना के मारा गया, वो गलत है। कर्मचारियों ने बताया कि उस लड़के ने अपनी गलती मान ली, परफ्यूम का पैसा भी भरा, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। उसने थाने पहुंचकर स्टोर मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आरोप लगा कि एक लड़के ने अपनी मां और पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस पर शवों का मांस खाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या से पहले उस लड़के और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और उसने पत्थर से उस पर हमला कर दिया। बताया गया कि बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी उसने हमला कर दिया और आरोप लगा कि उस लड़के ने पत्थरों से कुचलकर अपनी मां और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद तो उस लड़के के परिवार में कोहराम मच गया और उसके परिवार की महिलाएं रोती बिलखती नजर आईं। मानसिक स्थिति पुलिस बहुत कोई खराब नहीं थी, हालांकि परिवारी मामला था, थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में इस हत्या की खबर सुनकर लोग घबरा गए। वहां उस लड़के के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी उस लड़के के घर में पहुंचे और हत्या के आरोप में उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उस लड़के की मां और उसकी पत्नी के शव को कब्जे में ले लिया। लेकिन इस दौरान शवों को देखकर पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रही, क्योंकि आरोप लगा कि हत्या करने के बाद उस लड़के ने अपनी मां और पत्नी के चेहरे को कुचल दिया। इतना ही नहीं, उस पर शवों के मांस खाने और मांस के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने का भी आरोप लगा। बताया गया कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले सिकंदर नाम के उस लड़के का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार इलाके में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि सिकंदर गुप्ता ज्यादातर समय नशे की हालत में रहता था। इतना ही नहीं, उसके मानसिक रूप से बीमार होने की भी आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं की गई। उधर पटना में कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज में आरजेडी नेताओं को नहीं बुलाया। पटना के सदाकत आश्रम में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, लेकिन इस आयोजन में आरजेडी के नेताओं को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने भी आयोजन से दूरी बना ली। इसी वजह से बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की अटकलें लगाई जाने लगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को बुलाए, हम समय जब आएगा तो उनको भी बुलाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। मकर संक्रांति के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकालेंगे। 16 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से होगी। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने कटे फटे और पुराने तिरंगे को रिसाइकिल करने का अभियान शुरू किया। इसके तहत पुराने तिरंगों में नया फैब्रिक मिलाकर नए झंडे तैयार किए जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल से की गई। इधर राजस्थान के कोटा में नगर निगम की एक अधिकारी पर आरोप लगा कि उन्होंने छुट्टी वाले दिन भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया और खरीदारी के लिए एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गई। इस मामले में जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने कार को छोड़ दिया और सरकारी गाड़ी से आई अधिकारी पैदल ही रवाना हो गई। ये मामला कोटा का रहा। वहां नगर निगम की अरुंधिता शर्मा नाम की अधिकारी पर छुट्टी वाले दिन सरकारी गाड़ी में चलने के आरोप लगे। दावा है कि वो अपने घर का सामान खरीदने के लिए सरकारी कार से शॉपिंग मॉल पहुंच गए। सैटरडे को कौन सी ड्यूटी है सरकारी गाड़ी की? नहीं तो सरकारी गाड़ी का। अरुंधिता शर्मा से पूछताछ करने वाले व्यक्ति टीम नायक नाम के संगठन के सदस्य बताए गए। कोटा में यह संगठन सामाजिक मुद्दों को उठाने का दावा करता है और उसका आरोप है कि प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारी उस दिन भी सरकारी गाड़ियों को दौड़ाते हैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। और नगर निगम की अधिकारी अरुंधिता शर्मा पर भी इसी तरह के आरोप लगे। इस पर पहले तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, फिर गाड़ी में बैठ गए। सरकारी गाड़ी है ना, ये सरकारी ड्यूटी पे है ना। सैटरडे को कौन सा नगर निगम है? हमारे को नहीं पता है क्या रूल्स? जनता के कामों के लिए तो वहाँ पे छुट्टी है नगर निगम में, और यहाँ पे सरकारी गाड़ी लेके दुरुपयोग कर रहे हो उसका। सवाल जवाब करने वाले व्यक्ति कार के बाहर ही डटे रहे। उन्होंने अधिकारी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन अधिकारी अरुंधिता शर्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जानकारी के मुताबिक वो कोटा नगर निगम में सहायक विधि अधिकारी के पद पर तैनात हैं और उन्हें सरकारी कामों के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों मिले हुए हैं। लेकिन आरोप लगा कि वो निजी काम के लिए भी सरकारी कार का इस्तेमाल करती हैं।
पूछताछ किए जाने पर जब अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बाहर खड़े व्यक्ति ने उनके ड्राइवर को आगे न बढ़ने की चेतावनी दे दी। ठेकेदार से पूछ ले, ठेकेदार से बात करा दे मेरी, कल ब्लैक लिस्ट कराऊंगा नहीं तो। मैडम का तो कमिश्नर साहब को भेजूंगा अभी वीडियो पूरा बना के, और उनसे पूछूंगा शनिवार को आम जनता के लिए तो तुम्हारे द्वार नहीं खुल रहे नगर निगम के, और शनिवार को डीमार्ट के लिए सरकारी गाड़ी जाएगी। कुछ देर बाद नगर निगम की वो अधिकारी गाड़ी से निकल गई और पैदल ही वहां से चली गई। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुआवजा लेने के बाद भी मकान न खाली करने वाले लोगों को प्रशासन ने चेतावनी दे दी और कई मकानों को ढहा दिया गया। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़कों को चौड़ा करने की योजना के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई और प्रशासन की टीम ने उन मकानों को ध्वस्त कर दिया। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और वहां संकरी गलियों में बने कई मकानों पर बुलडोजर चला दिया। ये 5 मंजिला मकान है और 5 मंजिला मकान में जहाँ हथौड़ा चल रहा है तो वहीं रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर का जो आगे का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जा रहा है। ये जो गली थी वो सकरी थी। बताया गया कि पिछले कुछ दिन से दाल मंडी इलाके में हथौड़ों की मदद से मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा था, क्योंकि बुलडोजर संकरी गलियों के बीच पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे में वहां प्रशासन की टीम ने पहले बुलडोजर के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू किया और एंट्री पॉइंट पर बने मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया। दाल मंडी इलाके में इस कार्रवाई से पहले मुनादी भी करवाई गई। इस बीच प्रशासन से मुआवजा ले चुके लोगों को मकान खाली करने की चेतावनी दी गई और वहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। उन पुलिसकर्मियों ने गलियों के बीच बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया, यानी उन मकानों को तोड़ने से पहले पुलिसकर्मियों ने गलियों के बीच सुरक्षा घेरा बना दिया। वहां हर तरफ ईंटों और कंक्रीट के मलबे का ढेर लग गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मलबा हटाने का काम भी शुरू किया गया। वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़कों को चौड़ा करने की योजना के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई। बताया गया कि वहां सड़कें चौड़ी किए जाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि संकरी गलियों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाशों को दबोचने का दावा किया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उनसे 2 हथियार भी जब्त करने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा और तिरियात में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की खबरों के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले राजौरी, पुंछ और सांबा जिलों में ड्रोन देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने भी निगरानी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पिस्तौल लेकर वीडियो बनाए जाने के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी। आरोप लगा कि एक लड़की ने पिस्तौल लहराते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इधर राजस्थान के जोधपुर में एक व्यक्ति की एक पल की लापरवाही से एक बच्ची हादसे का शिकार हो गई। वहां स्कूटर सवार वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पहुंचे थे और वो जैसे ही उस बच्चे को गेट तक छोड़ने के लिए नीचे उतरे, उस स्कूटर पर बैठी बच्ची ने स्कूटर चालू कर दिया। ऐसा करते ही वो स्कूटर तेज रफ्तार में सड़क पार करता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। इस घटना को देखकर लोग घबरा गए। स्कूटर चालू होते ही उसके पिता उसे बचाने के लिए दौड़े। उनके पीछे वो बच्चा भी दौड़ पड़ा जिसे छोड़ने के लिए वो उतरे थे। घटना को देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त उस सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि स्कूटर पलटने की वजह से बच्ची को काफी चोट आई, लेकिन उसको और कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर जयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। इस हादसे के बाद उस कार सवार ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग उस गाड़ी का पीछा करने में लग गए। इसका नंबर है RJ14CH 3013। इसने आमेर में 2-3 गाड़ियां ठोकी है। उन लोगों ने उस गाड़ी वाले को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अरे भाई, अरे सुने, अरे वो ठीक है, रोक के खड़ी कर दे गाड़ी, कोई मतलब नहीं है। तेरे गाड़ी के नंबर सबको पता है। अरे तेरे भले की बात कर, तेरे भले की बात बोल रहा हूँ। वो गाड़ी वाला तेज रफ्तार में वहां से भाग निकला। उस गाड़ी का आगे और पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। आरोप लगाया गया कि उस गाड़ी वाले ने एक मोटरसाइकिल समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी और इसके बाद वो कार सवार वहां से भाग निकला। दावा किया गया कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार सवार अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गया। इस दौरान उसका एक साथी पीछे रह गया और ये देखते ही लोगों ने उसे घेर लिया। पकड़ो इसको, पकड़ो, जाने मत दो। एक वो खड़ा हो उधर, भाई साहब पकड़ो इसको, जाने मत दो। तूने मारी है गाड़ी। इस दौरान उसने वहां से भागने की कोशिश की,
लेकिन उन लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। अबे रुकना, खड़ी गाड़ी में मारा इसने, खड़ी गाड़ी में मारा है। इसके बाद उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी कार सवार पर केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी और हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार होने की वजह से अचानक उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इसके बाद उस गाड़ी वाले ने तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी पीछे ली। ये देखकर वहां खड़े लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। उनमें कुछ लोग तो औंधे मुंह जमीन पर गिर गए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो गाड़ी वाला नहीं रुका। उसने पूरी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाई और वहां से फरार हो गया। गाड़ी को रोकने के लिए कुछ लोगों ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया, उस पर पत्थर भी बरसाए, लेकिन उस गाड़ी वाले पर कोई असर नहीं। तेज रफ्तार होने की वजह से हुए इस हादसे में एक लड़का और एक बाइक सवार व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरोप लगा कि एक लड़के ने अपने चाचा के घर पर बमों से हमला कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि उस लड़के की बहन और उसके चाचा की बेटी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसकी वजह से वो भड़क गया। और आरोप लगा कि मुख्तार नाम के एक व्यक्ति के घर पर उसने बमों से हमला कर दिया। मुख्तार उस आरोपी लड़के के चाचा बताए गए। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में बमबारी की इस घटना से दहशत मच गई। धूमनगंज के नीमसराय इलाके में मुख्तार के घर पर आरोपी ने एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंके। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हो गया। बाबू की बहन एवं उसके चाचा की जो लड़की है, उन दोनों के मध्य में आज दोपहर में कुछ वाद विवाद हुआ था। यह बात बाबू की बहन ने बाबू को बताई। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने बाबू नाम के उस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इधर 4.5 साल से परिवार से दूर रह रही अरीहा शाह नाम की बच्ची के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर से बातचीत की। 4.5 साल पहले अरीहा के माता पिता पर अपनी बच्ची के यौन शोषण के आरोप में केस चला गया था। उस वक्त अरीहा को फॉस्टर केयर यानी बच्चों की देखभाल करने वाली सरकारी संस्था में भेज दिया गया था और करीब 1 साल तक चले केस में अरीहा शाह के माता पिता निर्दोष साबित हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कानूनी दांवपेच की वजह से उन्हें अपनी बच्ची वापस नहीं मिली। यही वजह रही कि जर्मनी के चांसलर के भारत दौरे के वक्त प्रधानमंत्री ने उनके साथ अरीहा शाह का मुद्दा उठाया। ने भी इसके बारे में चांसलर से इस चीज़ का जिक्र किया, तो हम इसके साथ इस इशू को लेकर जर्मन सरकार के साथ इसको फॉलो अप करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरीहा को लेकर लंबे वक्त से जर्मनी की सरकार और इस मामले से जुड़ी एजेंसियों से बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बाद भी जर्मनी के फॉस्टर केयर में रह रही अरीहा को उसके माता पिता को नहीं सौंपा गया। अरीहा के माता पिता धरा शाह और भावेश शाह गुजरात के रहने वाले हैं। साल 2018 में भावेश को जर्मनी में एक नौकरी मिल गई थी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ जर्मनी चले गए थे। वहां 2021 में अरीहा पैदा हुई थी और सितंबर 2021 में जब अरीहा 7 महीने की थी तो वो अपनी नानी की गोद से गिर गई थी। इसके बाद जब अरीहा की मां ने उसका डायपर बदला तो उन्हें खून नजर आया। वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टरों को उस बच्ची का यौन शोषण होने का शक हुआ था। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत जर्मनी में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी को इसकी जानकारी दे दी थी। उस एजेंसी से जुड़े कुछ लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे और अरीहा को अपनी कस्टडी में ले लिया। इसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ, बच्ची की मेडिकल जांच हुई और आखिरकार ये साबित हो गया कि अरीहा का यौन शोषण नहीं हुआ था। साल 2022 में अरीहा के माता पिता के खिलाफ चलाया गया केस भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ने अरीहा को उसके माता पिता को लौटाने से इनकार कर दिया। जो जर्मन की चाइल्ड सर्विसेज है उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे उसके माँ बाप के ऊपर, पर उन्हीं की जो अदालत है उन्होंने ही क्लीन चिट दिया है। उस एजेंसी ने कोर्ट में नई दलील दी कि भले ही अरीहा का यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ हिंसक व्यवहार किया गया। आरोप लगाए गए कि अरीहा के माता पिता ने बच्ची की परवरिश में लापरवाही बरती। इसी आधार पर जर्मनी की कोर्ट ने अरीहा के माता पिता के पेरेंटिंग राइट्स यानी अभिभावक होने के अधिकार को खत्म कर दिया था और बच्ची को फॉस्टर केयर में डाल दिया था। इसके बाद कोर्ट के कई चक्कर लगाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अरीहा के माता पिता भारत लौट आए। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि उनकी बच्ची को भारत लाया जाए। इसके लिए जर्मनी के कई शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। अरीहा भारतीय है के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर आ गए।
उन्होंने जर्मनी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अरिहा को जल्द से जल्द भारत भेजने की मांग की। इस दौरान कई लोग भारत का झंडा लेकर भी खड़े नजर आए। उन्होंने जर्मनी की कोर्ट के फैसले का विरोध किया। काफी दिनों में जर्मनी में अरिहा के लिए प्रदर्शन हुए, लेकिन जर्मनी की कोर्ट का फैसला नहीं पलटा। 4.5 साल बाद भी अरिहा जर्मनी के फॉस्टर केयर में ही रह रही, जबकि उसके माता पिता लगातार उसकी वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अरिहा को जर्मनी से भारत लाने में कई कानूनी दांवपेच आड़े आ रहे हैं। जर्मनी की कोर्ट ने तर्क दिया था कि अरिहा जर्मनी के माहौल में ढल चुकी है, उसे वहां से निकालकर भारत भेजना उसके मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन इसे लेकर भारत ने तर्क दिया कि अरिहा एक भारतीय नागरिक है और उसे भारत के माहौल में बड़े होने और भारत की भाषा बोलने सीखने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा जर्मनी की कोर्ट का एक फैसला भी अरिहा को भारत लाने में अड़चन बना हुआ। जर्मनी की कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अरिहा बालिग होने तक जर्मनी में ही रहेगी। इसके बाद भारत सरकार ने विकल्प दिया कि अगर जर्मनी की सरकार को अरिहा के माता पिता पर भरोसा नहीं है तो वो उसे उसके माता पिता को सौंपने के बजाय भारत सरकार के हवाले कर दे। यहां उसे किसी जैन फॉस्टर केयर फैमिली यानी जैन समुदाय वाले परिवार की देखरेख में रखा जाएगा, क्योंकि अरिहा का परिवार जैन समुदाय से जुड़ा है। अरिहा की मां के मुताबिक फॉस्टर केयर में उनकी बेटी को नॉनवेज खाना दिया जा रहा है, जबकि उनकी बेटी जैन परिवार से है और इसके अलावा उनकी बेटी की देखभाल भी एक जर्मन परिवार ही कर रहा है। इसकी वजह से उनकी बेटी ने जर्मन भाषा बोलना शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक पिछले 4.5 साल से फॉस्टर केयर में रहने की वजह से उनकी बेटी हिंदी और गुजराती भाषा से पूरी तरह कट चुकी है। ऐसे में वो चाहती हैं कि अरिहा को भारत भेज दिया जाए और यहाँ वो भारत के माहौल में पले बढ़े। अपनी बेटी से दूर होने के दुख में अरिहा की मां ने यह वादा तक कर दिया कि एक बार उन्हें उनकी बेटी मिल गई तो वो जर्मनी कभी नहीं लौटेगी। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वहां पुलिस की एक टीम पर गाड़ी चढ़ा दी। वहां महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार दूसरे हफ्ते भी सड़कों पर उतरे और इस दौरान तेहरान की पुलिस ने एक सड़क पर इकट्ठा हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आई कार ने कई पुलिस वालों को रौंद दिया। एक इमारत में मौजूद कुछ लोगों ने इस खौफनाक मंजर का वीडियो बना लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वो पुलिस पर गाड़ी चढ़ाए जाने पर तालियां पीटते और जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। ईरान में 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां महंगाई से परेशान लोग सबसे पहले 28 दिसंबर को सड़कों पर उतरे थे और फिर हर बदलते दिन के साथ प्रदर्शन की आग बढ़ती ही चली गई। दावा किया गया कि ईरान के 100 से ज्यादा शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के एक अस्पताल के बाहर से आई तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वहां पुलिस के साथ हुई झड़प में मारे गए लोगों के शवों का अंबार लगा दिखाई दिया। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया वो रोते बिलखते नजर आए। हर तरफ काले कपड़ों में लिपटे शव नजर आए। ज्यादातर शव जमीन पर रखे थे। दावा है कि उन लोगों की मौत प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियां लगने से हुई, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। और इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और ईरान को धमकी दे डाली। उन्होंने साफ किया कि ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और धमकी दी कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है। We're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. ट्रंप ने अपने बयान में मिलिट्री का जिक्र कर खलबली मचा दी, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी फौज ने लगातार ईरान के हालात पर नजर गड़ा रखी है और जरूरत पड़ने पर कड़ा फैसला लिया जा सकता है। दावा है कि ट्रंप के इसी बयान ने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि आशंका जताई जाने लगी कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इससे दोनों देशों में जंग के हालात बन सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका से डरा ईरान बातचीत करना चाहता है। उनके मुताबिक ईरान की तरफ से बातचीत के लिए संपर्क भी किया गया। Iran called to negotiate.
yesterday. The leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. ट्रंप ने बताया कि वो ईरान के साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान में लगातार बिगड़ रहे हालात उसकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. मतलब ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के साथ बैठक होने से पहले ही अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है. हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ईरान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है. लेकिन कुछ दिन पहले वेनेजुएला में की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान में भी इसी तरह के ऑपरेशन की आशंका जताई जाने लगी. यानी जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में अचानक बमबारी कर वहां के राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार कर लिया था, ठीक उसी तरह की कार्रवाई ईरान में भी की जा सकती है, ऐसी आशंका जताई जाने लगी. हालांकि ईरान ने भी ट्रंप की धमकी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी तगड़ा जवाब देगा. उन्होंने चेतावनी दी कि खतरा होने पर ईरान की फौज पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगी. यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के सहयोगी इजरायल को भी धमकी दे डाली और दोनों का मुकाबला एक साथ करने की हुंकार भरी. ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने आरोप लगाया कि उसके देश में चल रहे प्रदर्शन को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर भड़काने का काम किया और उसके मुताबिक ये काम अमेरिका और इजरायल के जासूसों ने किया. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया. उस वीडियो में दिखा कि प्रदर्शन के दौरान ईरान के कुछ पुलिसकर्मियों को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया. ईरान के विदेश मंत्री का दावा है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच साजिश के तहत उत्पात मचाने वालों को भेजा गया और फिर उन्हीं लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कई पुलिस वालों की भी जान ले ली. ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजरायल के इशारे पर ही उनके जासूसों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अपने लोगों को भेज दिया था ताकि ईरान में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए जा सकें. ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ बवाल उसके दर्जनों शहरों तक पहुंच चुका है. हालात बिगड़ते देख वहां इंटरनेट सेवाओं पर लगा बैन 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया ताकि हिंसक प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सके. क्योंकि 2 हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी. वहां सड़कों से लेकर सरकारी इमारतों तक तोड़फोड़ की गई. सैकड़ों इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया गया. इस बीच ईरान की सरकार ने कई बार प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील भी की, लेकिन उन पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा. ईरान में लगातार फैल रही हिंसा के बीच वहां इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया. दावा है इस कदम से अफवाहें और झूठी खबरों को फैलने से रोका जा सकेगा. यही नहीं, ईरान की सरकार के मुताबिक इंटरनेट बंद किए जाने से विदेशी साजिशों को भी नाकाम किया जा सकेगा. और इस सब के बीच अमेरिका के भी कई शहरों में ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए. लेकिन लॉस एंजलिस में हो रहे प्रदर्शन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया. उसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई क्योंकि आंधी की रफ्तार से आया वो ट्रक उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद थे. यह घटना अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई. वहां ईरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ट्रक के घुसने से दहशत फैल गई. उसकी टक्कर में कई लोग घायल हो गए. हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बाद में उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. सौ बात की एक बात यह कि ईरान में जो हो रहा है, क्या वहां वाकई लोग भड़के हुए हैं और पहले जो आंदोलन होते रहे हैं, क्या यह उससे कुछ अलग है? यह समझने वाली बात है. समझना उतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान के अंदरूनी इलाकों से खबरें आना भी आसान नहीं है. इसलिए ईरान के बाहर के लोगों के लिए यह अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि वहां अंदर विद्रोह कितना बड़ा है इस बार. क्योंकि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के मीडिया की खबरों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने तो 2009 में भी कहा था कि वहां विद्रोह हो रहा है. 2009 में भी कहा था, 2019 में भी कहा था, 2021 में भी कहा था, 2022 में भी कहा था. लेकिन हर बार जब वहां प्रदर्शन हुए तो उनको कुचल दिया गया और ईरान में आयतुल्ला का शासन बना रहा. 1979 से बना हुआ है. 1979 से पहले वहां शाह का शासन था और इस्लामी क्रांति हो गई थी और वो क्रांति शाह के शासन के खिलाफ थी और शाह को अमेरिका का समर्थन था. तब से इस्लामी शासन चल रहा है. तो अब अलग क्या है?
तो अब की बार बताया जा रहा है कि अलग यह है कि जिन वर्गों ने इस्लामी क्रांति का समर्थन किया था वो वर्ग भी आयतुल्लाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि जीना मुश्किल हो गया है महंगाई से। ईरान की करेंसी जो है, जो मुद्रा है ईरान की रियाल, उसकी कीमत घटते घटते ऐसी हो गई कि कोई कारोबार ही नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा किया जा रहा है। महंगाई ऐसी हो गई है कि खाने पीने के लाले पड़ गए। 28 दिसंबर को करेंसी एकदम क्रैश कर गई। पहले ही पिछले कई साल से महंगाई दर 40% से ज्यादा चल रही। 40% से ज्यादा महंगाई दर का मतलब समझ रहे हैं आप कि समझ लो कोई चीज 100 रियाल की है, अगले साल 140 रियाल की है, फिर 196 रियाल की है, फिर 275 रियाल की हो गई। ऐसे 40% करके चीजें महंगी होती जा रही हैं कई साल से। तो जैसा जीवन जीने के लिए आपको पहले जितना पैसा चाहिए होता था, थोड़े से टाइम में अब उससे तिगुना पैसा चाहिए, और कमाई वैसे बढ़ नहीं रही। ऊपर से पूरी दुनिया से अलग थलग देश पड़ा हुआ है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो तेल किसी देश को अमेरिका बेचने नहीं देता ईरान को। करेंसी की वैल्यू गिरे जा रही है, तो कोई चीज इंपोर्ट करो तो महंगी होती जाती है। 28 दिसंबर को जो विरोध शुरू हुआ अभी वाला, वो जानते हैं कहां से शुरू हुआ? राजधानी तेहरान के शॉपिंग मॉल वाले दुकानदारों ने शुरू किया विरोध, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं, क्योंकि उनका सारा सामान इंपोर्टेड होता है सारा। रोज दाम बढ़ रहे थे, डॉलर के सामने रियाल गिरे ही जा रहा था, तो रोज फोन महंगे होते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा होता जा रहा था, ग्राहक ही नहीं आ रहे थे। तंग आकर उन्होंने हड़ताल कर दी कि बंद कर दो बाजार, तो कोई सुने तो सही शासन में कि महंगाई को कंट्रोल करना है। वहां कोई ऐसा लोकतंत्र तो है नहीं कि अलग अलग संगठन हो अलग अलग वर्गों के, इसलिए कोई भी विरोध प्रदर्शन करना आसान नहीं है। दुकानदारों के पास यह ताकत होती है कि वो बंद बुलाकर अपनी दुकानें बंद कर दें तो विरोध नजर आने लगता है। तो ये वाला विरोध शुरू किया दुकानदारों ने। और याद रखिए कि जब 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी तो दुकानदार शाह के खिलाफ आ गए थे और आयतुल्लाह के साथ थे, और हिजाब की जबरदस्ती के विरोध में भी जो प्रदर्शन हुए थे या और भी जो विरोध होते रहे हैं ईरान में इतने सालों में, उनमें दुकानदार, और वो भी राजधानी तेहरान के दुकानदार, शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब तो उनकी रोजी रोटी पर आ गई, तो वो भी विरोध में उतर आए। और ये चिंगारी ऐसी थी कि आग एकदम से सभी जगह फैल गई, क्योंकि जब तेहरान के शॉपिंग मॉल वाले दुकानदारों को लगा कि ऐसे तो रोजी रोटी ही नहीं चलेगी, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा समझ सकते हैं आप। 2009 में चुनाव में धांधली होने के आरोप में लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन वो मुख्य रूप से शहरों के मध्यम वर्ग तक सीमित था। 2017-18 में जरूर आर्थिक समस्याओं पर प्रदर्शन हुए थे, महंगाई और बेरोजगारी पर, लेकिन वो भी छोटे छोटे शहरों में ज्यादा थे। 2019 में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी तो हिंसा भी हुई थी। 2022 में एक लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई थी क्योंकि वहां की पुलिस ने उसे हिजाब न पहनने पर पीटा था। तो प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित थे। वो कुर्द इलाकों से शुरू हुए थे और महिलाओं और युवाओं ने नेतृत्व किया था तब। लेकिन काफी पब्लिक ऐसी भी थी जिसे इस्लामी रहन सहन में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ हिजाब ठीक लगता था उनको, तो वो सारे प्रदर्शन दब गए थे, क्योंकि हर वर्ग हर जगह पर तब साथ नहीं था। लेकिन इस बार ईरान की मुद्रा रियाल बुरी तरह गिर गई, तो ये सब पर असर डाल रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14-15 लाख रियाल तक पहुंच गई बाजारों में। 14-15 लाख का एक डॉलर। महंगाई 42% से 72% तक पहुंच गई। बता रहे हैं खाने पीने की चीजें खरीद ही नहीं पा रहे लोग। चिकन मध्यवर्ग की पहुंच से बाहर हो गया। खाने का तेल नहीं खरीद पा रहे लोग, दवाइयां नहीं खरीद पा रहे। और ये गांव के गरीबों का नहीं, शहरों के मध्यम वर्ग का हाल हो गया। दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार ठप हो रहा है। पहले बाहर के इलाकों से प्रदर्शन शुरू होते थे, इस बार ये तेहरान से शुरू हुआ है, जब व्यापारी हड़ताल पर चले गए। फिर छात्र, मजदूर, महिलाएं सब जुड़ गए। और अब ये सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं है, अब ये जीने की, खाने पीने की लड़ाई बन गई है, रोजी रोटी की लड़ाई बन गई है। और ये प्रदर्शन पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी 31 प्रांतों में, 31 प्रांत हैं, सभी में फैले हुए, 180 से ज्यादा शहरों में, 500 से ज्यादा जगहों पर, जिनमें छोटे कस्बे भी शामिल हैं। और अब नारे अलग हैं। नारों में सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला बोला जा रहा है, क्योंकि माहौल देखिए कैसे बदला है पिछले कुछ टाइम में। ईरान के इस्लामी शासक गाजा में हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहां पैसा भेज रहे थे, उस हमास को बर्बाद कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहे थे इस्लामी शासक ईरान के, वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को समर्थन दे रहे थे, सीरिया के गृह युद्ध में लड़ाके भेज रहे थे। उस असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, बशर अल असद खुद मॉस्को भाग गए हैं।
तो ईरान की जो सरकार अपने आप को पूरे इलाके का इस्लामी झंडा बरदार बताकर, अपनी जनता को इस्लाम का लीडर बताकर और अमेरिका से लोहा लेने वाला बताकर सारा अपना तामझाम चला रही थी, अब उसकी खुद की जनता पूछ रही है कि हमें इस सब से क्या मिला। वो जनता देख रही है कि बाकी सारे जो आसपास के देश हैं वो तेल की कमाई से अमीर होकर कहां से कहां पहुंच गए, और ईरान के पास इतना तेल है लेकिन हमारी सरकार दूसरे देशों की लड़ाइयों में अपना पैसा बहाती गई और हम गरीब हो गए। तो हिजाब पहनना होगा, इस्लामी कानूनों से चलना होगा, वो सब ठीक है, लेकिन रोजी रोटी तो हो। ऊपर से दूसरे देशों में चल रही लड़ाइयों में ईरान इस्लाम के नाम पर पैसा खर्च कर रहा है। इसलिए ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं जो पहले नहीं सुने गए थे। नारे सुनाई दे रहे हैं कि न गाजा न लेबनान, हमारी जान ईरान पर कुर्बान। और इस बार प्रदर्शनों में हड़तालें देखी जा रही हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, तेल मजदूर हड़ताल पर हैं, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऐसा हिजाब वाले प्रदर्शनों में नहीं हुआ था, क्योंकि हड़तालें तो संगठन बुलाते हैं, और अगर दुकानदारों के संगठन या मजदूरों के संगठन विरोध कर रहे हैं तो ऐसा तो 1979 की क्रांति के टाइम हुआ था। और इसके अलावा इस बार शाह की वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं 1979 की क्रांति क्या थी। युवाओं तक सोशल मीडिया से खबरें फैलती हैं। पिछले शाह के बेटे अमेरिका में बैठे हैं, वहां से संदेश भेज रहे हैं और युवाओं तक संदेश पहुंच रहा है। और खाने पीने की चीजों की महंगाई तो ऐसी चीज है जो पुलिस वालों और सेना के जवानों को भी चुभती है। इसलिए भी डर है कि वो कब तक विद्रोह को कुचलेंगे अगर उनके परिवार ही उनको भूखे दिखेंगे। और आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया से कारोबार करना ही बंद करवा दिया है ईरान का। हिजाब जैसे आंदोलन तो पुलिस कुचल देती थी, लेकिन यह महंगाई तो ऐसा मुद्दा है जो कुचलने वाले जवानों के घरों में भी है। पहले जो मध्यम वर्ग वाले कहलाते थे, जिनके पास मकान है, कार है, छुट्टियों पर घूमने जाते हैं, वो अब देख रहे हैं कि खाने के लिए चिकन नहीं खरीद पा रहे, खाने का तेल उनकी जेब से बाहर होता जा रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको दिख रहा है कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार कहती है हम इजराइल से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। 12 दिन की जंग हुई इजराइल के साथ, उसमें लोगों ने खबरें देखी कि खामनेई तो छिप गए थे। तो उनको लग रहा है कि पब्लिक को क्या मिल रहा है सरकार के दुनिया में अलग थलग पड़ने से। सरकार यह कह रही है कि इस सबको अमेरिका शह दे रहा है और इस तरह का माहौल खड़ा करवा रहा है ईरान के अंदर। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि प्रतिबंधों ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने आर्थिक सुधारों के वादे किए थे, लेकिन बजट में टैक्स ज्यादा बढ़ गया, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी। तो ईरान के अंदर जो चल रहा है वो ठीक तो नहीं चल रहा है, ये तो दिख रहा है। इंटरनेट बंद करके वहां की सरकार इसको कितना कंट्रोल कर पाती है वो तो पता नहीं, लेकिन पहले जैसे विरोध प्रदर्शन होते थे ये वाले उससे अलग लग रहे हैं। 100 बात की एक बात। उधर अमेरिका के इंडियाना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गैंगस्टर मार दिए गए। अमेरिका के इंडियाना में गैंग वॉर के दौरान 2 गैंगस्टरों की मौत हो गई। खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दोनों गैंगस्टरों को बलजोत और जस्सा नाम के गैंगस्टरों ने गोली मार दी। गैंग वॉर के कुछ घंटे बाद ही बलजोत और जस्सा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली और लॉरेंस गैंग को धमकी दी। चेचनिया में फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट के दौरान बवाल हो गया। मुकाबले में ओसेशिया के एक पहलवान ने चेचनिया के एक पहलवान को हरा दिया। मैच के बाद चेचनिया के पहलवान ने जीतने वाले पहलवान को पीछे से धक्का दे दिया। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कुछ दर्शकों ने भी ओसेशिया के पहलवान पर हमला कर दिया। इधर वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन शुरू होने से पहले रेलवे ने इससे जुड़े कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया। रेलवे के मुताबिक बाकी ट्रेनों से यह ट्रेन कई मायनों में अलग होगी। इस ट्रेन में यात्रियों को केवल कंफर्म्ड टिकट ही दी जाएगी, यानी बाकी ट्रेनों की तरह इस ट्रेन में न तो कोई वेटिंग टिकट होगी न ही कोई आरएसी। बाकी सभी ट्रेनों में कुछ सीटें आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की रखी जाती हैं, जबकि इस ट्रेन में ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा। पूरी बर्थ उपलब्ध होने पर ही यात्रियों को टिकट दी जाएगी। यहां तक कि रेलवे कर्मचारियों या कोई वीआईपी कोटा भी इस ट्रेन पर लागू नहीं होगा। स्लीपर वंदे भारत का ट्रायल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर पूरा हो चुका है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कोलकाता से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ट्रेन का पहला रूट कोलकाता से गुवाहाटी के बीच होगा। ये ट्रेन कोलकाता के हावड़ा जंक्शन और गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन के बीच करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी।
उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस मराठी होने के बावजूद हिंदू नहीं है। मेयर को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, जहां पे आपके विरोधी पक्ष है वो कह रहे हैं कि मुझे ताज्जुब हो गया कि देवेंद्र फडणवीस हिंदू नहीं है, मुझे पता चला अभी, क्योंकि हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या यही तो है ना कि मैं कहता हूं मैं मराठी हूं, मराठी बोलने वाला हिंदू हूं, देशभक्त हिंदू हूं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूं मराठी महापौर होगा तो बालासाहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं वो। नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं, ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी, मोदी को बचाने वाले बालासाहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस हिंदू नहीं है, मुझे आश्चर्य की बात हुई।